इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता और लाख जंजीरें डाल लो आशिकों पर, प्रेम का पंछी पिंजरे में नहीं रुकता। कुछ ऐसा ही होता है। एक पति होता है जो अपनी पत्नी के साथ अपने घर में अच्छे से रह रहा होता है, उसकी सुख सुविधाओं के लिए, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसको सुखी जीवन देने के लिए एक नौकरी करता है। नौकरी में रात दिन मेहनत करता है, अपनी नौकरी में इतना ध्यान देता है कि वो अपनी पत्नी की हर ज़रूरत पूरी कर सके। अक्सर नौकरी के सिलसिले में रात तक घर से बाहर रहा करता था और उसी बीच एक दिन अचानक से पति की तबीयत खराब हो जाती है और सुबह 8 बजे आने वाला व्यक्ति रात को 11 बजे अपने घर आ जाता है। दरवाज़ा जैसे ही खड़खड़ाता है, दरवाज़ा पहले तो खुलता नहीं है, लेकिन फिर जब दरवाज़ा खुलता है तो पत्नी सामने खड़ी होती है। पत्नी सामने घबराई हुई खड़ी हुई होती है। पत्नी पूछती है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो पति कहता है कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी आ गया। इतना कहकर वो बेड पर लेट जाता है। जैसे ही बेड पर लेटता है, उस बेड के नीचे से एक व्यक्ति निकलकर दौड़कर भागता है। पति को समझ पाता उससे पहले वो व्यक्ति भाग जाता है। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन ये समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या था। इतनी देर रात को आखिर एक व्यक्ति उसके कमरे में कर क्या रहा था। बस यहीं से शुरुआत होती है एक खौफनाक अंत की। ऐसा खौफनाक अंत जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और जिसके बारे में जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर जिले का ही एक थाना है कोंढेभार, और उसी कोंढेभार का एक गांव लगता है धनजई। धनजई गांव में एक व्यक्ति हैं सूर्यभान सिंह, जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यानी 3 बेटों के साथ उस गांव में रहा करते थे। एक बेटे का नाम धर्मेंद्र है, दूसरे का अरविंद है और तीसरे का समरजीत है। धर्मेंद्र और अरविंद दोनों शादीशुदा हैं और दिल्ली में रहकर ट्रक ड्राइवर की नौकरी करते हैं। और जो समरजीत है वो घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखता है, घर के कार्य को संभालता है, लेकिन पढ़ा लिखा है। पहनना ओढ़ना उसका एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी शहरी लड़के का। उसका बोलना चालना भी बिल्कुल अलग लगता है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं, कुछ पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो समरजीत है वो धर्मेंद्र और अरविंद के साथ अपने गांव वापस आता है। जब वो गांव वापस आता है तो गांव वाले उसके ठाट बाट देखकर समझ जाते हैं कि अब शायद ये अच्छा कमाने लगा है, अच्छे से रहने लगा है। लेकिन वापस वो सिर्फ 3 ही लोग आते हैं, यानी धर्मेंद्र, अरविंद और समरजीत। जबकि जो समरजीत है वो गांव की ही एक लड़की होती है जिसका नाम होता है दीपा, जो राम स्नेही जी की बेटी होती है। वो उसको लेकर के 1 साल पहले भाग गया था, यानी भाग करके शादी कर ली थी। अब वो इतने दिन बाद वापस ज़रूर आया है, लेकिन उसके साथ दीपा दिखाई नहीं देती। ये बात थोड़ी सी संदेहजनक लगती है, लेकिन सोचते हैं कि हो सकता है वो दीपा को शहर में ही छोड़ करके आया हो। अब जैसे ही बात राम स्नेही जी के पास पहुंचती है, राम स्नेही जी उससे बहुत खफा थे क्योंकि वो उसकी बेटी को लेकर भाग गया था। लेकिन जब 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन होते हैं और तब तक भी उसकी बेटी का पता नहीं चलता, गांव वालों में भी फुसफुसाहट होती है, तो उनका मन नहीं मानता। बेटी की ममता में वो समरजीत से जाकर के पूछ लेते हैं कि दीपा कहाँ है, दीपा नहीं आई। तो समरजीत कहता है कि दीपा तो नवंबर 2013 में ही उसके साथ झगड़ा किया उसने और कहीं चली गई थी। हो सकता है वो गांव ही वापस आपके पास आई होगी। तो जो राम स्नेही जी हैं वो कहते हैं नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। तो कहते हैं अपने यार रिश्तेदारों से पूछो, लेकिन वो मेरे पास नहीं है क्योंकि उसने मुझसे झगड़ा किया और झगड़ा कर कर मेरे पास से चली गई। अब जो राम स्नेही जी हैं उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है। वो धर्मेंद्र और अरविंद से भी पूछते हैं, लेकिन वो भी कोई ठीक सा जवाब नहीं देते।
अब जो राम स्नेही जी हैं वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी ने झगड़ा किया और वो वहाँ से आ गई और वो मेरे पास नहीं आई, जबकि इसी के साथ गई थी और ये मुझे बता नहीं रहा। अब जो समरजीत है, अरविंद है और धर्मेंद्र है, दिल्ली में रहा करते थे। दिल्ली में ही एक जगह लगती है पुल प्रहलादपुर करके। पुल प्रहलादपुर में वो लोग किराए का मकान लेकर के रहा करते थे। पुल प्रहलादपुर में ही जो राम स्नेही जी हैं उनके कुछ जानने वाले लोग भी होते हैं। इसी के चलते जनवरी 2014 में राम स्नेही जी पुल प्रहलाद पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पहुंच जाते हैं तो अपनी जैसे तैसे करके उन्हें जहाँ पर समरजीत रहा करता था उसका कमरा मिल जाता है। उसके कमरे के आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें वो दीपा की फ़ोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि आपने इस लड़की को कहीं देखा है? तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं कि 22 दिसंबर 2013 तक तो हमने दीपा को यहीं पर समरजीत के साथ देखा था, लेकिन उसके बाद से वो अब तक दिखाई नहीं दे रही। अब जो राम स्नेही जी होते हैं वो सोचते हैं कि समरजीत ने उसे कहा कि वो नवंबर से झगड़ा करके चली गई है, जबकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक भी वो उसके साथ थी। आखिर ये मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। वो परेशान हो जाता है और परेशान होकर के वो सीधा वहाँ के पुल प्रहलादपुर के थाने में पहुँच जाता है और थाने में पहुँच करके वहीं पर एक इंस्पेक्टर होते हैं धर्मदेव करके, उन्हें सारी घटना बताता है, अपनी बेटी का हुलिया बताता है और बताता है कि मेरी 20 वर्षीय बेटी है जिसका नाम है दीपा और उसके आरोपी हैं समरजीत, धर्मेंद्र, अरविंद और उसके मामा नरेंद्र, राजेंद्र और वीरेंद्र। उन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया है और मुझे लगता है कि उसके साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना जरूर घटित हुई है। अब जो धर्मदेव जी हैं वो तुरंत से भांडवी की धारा 355 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और मुकदमा दर्ज करने के बाद रिपोर्ट एसपी जसवीर सिंह मलिक को दे दी जाती है। अब अपहरण का मामला था, जवान लड़की थी और उसके साथ ही किसी अप्रिय घटना के घटित होने की भी जानकारी दी गई थी। तो इसी के साथ जो जसवीर सिंह मलिक होते हैं वो एक टीम गठित करते हैं धर्मदेव के नेतृत्व में। इसके अंदर एक टीम गठित की जाती है धर्मदेव जी के साथ में, जिसमें इंस्पेक्टर RS नरूका, सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, युद्धवीर सिंह, हैंड कांस्टेबल श्रवण कुमार, नदीम अहमद, रमेश, राकेश और कांस्टेबल अनुज कुमार तोमर और धर्म सिंह, इनकी एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित करके तुरंत से कार्रवाई की जांच के लिए बोल दिया जाता है। अब जैसे ही समरजीत, अरविंद और जो उसका भाई है धर्मेंद्र, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जो राम स्नेही है वो दिल्ली में आ गया है, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, तो वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस जैसे ही समरजीत के कमरे पर पहुंचती है तो वो लोग वहां नहीं मिलते। अब जैसा कि जो समरजीत और अरविंद थे वो राम स्नेही जी के गांव के ही थे, तो वो सीधा पहुंच जाते हैं सुल्तानपुर के धनजई गांव में। अब धनजई के गांव जाने के बाद जब वहाँ के घर वालों से पूछताछ की जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता। अब कोई नहीं मिलने के बाद उनके यार रिश्तेदारों को ढूंढा जाता है, उनसे जान तफ्तीश की जाती है, पता किया जाता है, तो वो वहाँ भी नहीं मिलते। उनके रिश्तेदारों से कहा जाता है कि कैसे भी करके उसका पता बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब उसकी जांच शुरू हो जाती है लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चलता। अब जो राम स्नेही जी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान होने के बाद वो बार बार पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। इसी के साथ 9 जनवरी 2014 को सुल्तानपुर का एक गांव पड़ता है नगईपुर का एक सामरी बाजार में उसके मामा रहा करते थे। खबर मिलती है कि समरजीत वहां पर है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जाकर के देखती है तो वहां पर समरजीत, नरेंद्र और धर्मेंद्र वहां पर एक साथ मिल जाते हैं। पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है कि बताओ दीपा कहाँ है।
अब जो समरजीत होता है वो कहता है कि साहब वो तो नवंबर 2013 में ही मुझसे झगड़ा करके कहीं पर भाग गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। अब जो धर्मदेव जी हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि हमने तुम्हारे आसपास पता किया है, वो लोग कह रहे हैं कि 22 दिसंबर 2013 तक भी दीपा को तुम्हारे साथ देखा गया है। अब जो समरजीत होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है। घबराने के बाद उसके हाव भाव धर्मदेव जी पहचान जाते हैं। वो रोबदार आवाज में कहते हैं, देखो मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे बारे में सारी तफ्तीश करके ही मैं यहाँ आया हूँ, या तो सच सच बता दो वरना हमें अपने तरीके से सारे राज निकलवाने आते हैं। इतना कहते ही जो समरजीत होता है वो डर जाता है और डर कर सारी कहानी बताना शुरू करता है। अब प्रेम प्रसंग से लेकर के जो अंत तक की कहानी है वो जब बताना शुरू करता है तो ताना बाना जुड़ता चला जाता है। वो बोलता है कि साहब दीपा तो हमने मार दी। वो कहते हैं मार दी? वो कहता है हाँ। तो वो कहते हैं कि उसकी लाश कहाँ है? अब उससे कहा जाता है कि यहीं नगईपुर के पास में एक आम का बाग है, उसी में हमने उसकी लाश को दबा दिया। अब टीम वहाँ पर समरजीत, अरविंद, धर्मेंद्र और उसके मामा नरेंद्र को लेकर के पहुंचती है। साथ में उनके जो दीपा के पिता हैं राम स्नेही जी, उसे भी लेकर के जाती है। जाकर के पूछा जाता है यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो कहता है जिसके ऊपर आम का पेड़ लगा हुआ है उसी के नीचे हमने दीपा को दबा दिया। आम का पेड़ हटाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद एक सोल से लिपटी हुई एक लाश लड़की की मिलती है। राम स्नेही जी जैसे ही देखते हैं वो बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि साहब यही मेरी बेटी है दीपा, देखो इन दरिंदों ने इसका क्या हाल कर दिया। तुरंत से देखा जाता है उसके गले पे कुछ निशान थे जिससे पता लगाया जा सकता था कि उसकी गला घोंटकर हत्या की है। वहीं के सुल्तानपुर के मोर्चरी में उसकी लाश को रखवाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और यहीं पर समरजीत, अरविंद और धर्मेंद्र साथ में उसके मामा नरेंद्र को लेकर के जो धर्मदेव जी हैं उनकी टीम पुल प्रहलादपुर दिल्ली लेकर के आ जाती है। अब वहाँ पर लाकर हिरासत में लाकर अब उनसे पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। अब वो बताना शुरू करते हैं कि मैं और दीपा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन हम दोनों की जाति अलग थी, इस बात को लेकर गांव में चर्चाएं होने लगी। लेकिन हमारा मिलना जुलना बढ़ता गया। हम मिलते थे तो इस बात की भनक गांव वालों को भी लग गई। जब गांव वालों की इसकी खबर लगी तो सूरज भान जी, यानी जो सूर्य भान जी हैं समरजीत के पिता, और जो राम स्नेही जी हैं उन्हें बताया गया और कहा गया कि अपने बच्चों पर ध्यान दो। अब सूर्य भान जी ने समरजीत पर बंदिशें लगाई, उससे लड़ा झगड़ा और उसको कहा कि आज के बाद तुम दीपा से नहीं मिलोगे। वहीं राम स्नेही जी हैं उन्होंने मार पीट कर बेटी को कमरे में बंद कर दिया, पाबंदियां लगा दी। लेकिन कहते हैं कि मिलने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों फ़ोन पर भी अक्सर बातें किया करते थे। उनकी फ़ोन पर लगातार बातें होती रहती थी। एक दिन रात को 1-2 बजे के तकरीबन राम स्नेही जी ने दीपा को फ़ोन पर बात करते सुन लिया। अब जैसे ही बात करते सुना, उन्होंने पूछा, दीपा तुम किससे बात कर रही हो? तो उसने बिना छुपाए बोल दिया, समरजीत से। इसके गुस्से में आकर राम स्नेही जी ने अपनी बेटी को पीट दिया। इसलिए पीटा कि शायद इसके अंदर खौफ आएगा और वो डर करके समरजीत से बात करना बंद कर देगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। कहते हैं कि प्यार पर जितनी बंदिशें लगाई जाती हैं वो उतना ही उड़ने के लिए छटपटाने लगता है। और बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही हुआ। 2012 में जो दीपा है वो समरजीत के साथ भाग गई। वो जाकर के हरिद्वार चली गई, अपने किसी जो समरजीत है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर चला गया। अब सुल्तानपुर के धनंजयी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। साथ ही अभी भी हरियाणा और यूपी के कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर पंचायत को आज भी तवज्जो दी जाती है। उस गांव में भी पंचायत बैठती है। पंचायत बैठने के बाद पंचायत में फैसला होता है और सूर्य भान सिंह जी से कहा जाता है कि अपने तरीके से अपने बेटे को ढूंढो और बेटी को लेकर के आओ।
वो अपने तरीके से ढूंढते हैं और पता चलता है कि वो हरिद्वार में उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर हैं। उन्हें वापस ले आया जाता है, ला करके उसे फिर से बंद कर दिया जाता है, उन पर बंदिशें लगा दी जाती है, लेकिन वो फिर नहीं रुकते और फिर एक दिन मौका पाकर अंबाला के लिए भाग जाते हैं, जहाँ पर समरजीत की बड़ी बहन रहा करती थी। अब पंचायत फिर से दबाव बनाती है और जो समरजीत की बहन होती है वो अपने पापा को बताती है और उसके पिता जाते हैं और फिर दोबारा से उन दोनों को ले आते हैं। अब यहाँ पर 2 बार बेटी भाग गई, इसके साथ साथ गांव में बदनामी बढ़ रही है। बदनामी के डर से अब राम स्नेह जी सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी की कहीं शादी कर देता हूँ। अब वो उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, लड़का देखना शुरू करते हैं। जैसे ही ये बात दीपा को पता चलती है वो समरजीत को बताती है और अब 27 फरवरी 2013 को तीसरी बार समरजीत और दीपा भाग जाते हैं और भाग करके दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में आकर के रहने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने मंदिर में शादी कर लेते हैं और वहीं पर वे पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अब जो राम स्नेही जी हैं वो भी अब सोच लेते हैं कि 3 बार बेटी ने भागकर मेरी नाक कटवा दी, वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती। जब वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है तो मैं भी अब उस पर ध्यान नहीं दूंगा। अब जो राम स्नेही जी के कुछ परिचित होते हैं वो पुल प्रहलादपुर में ही रहा करते थे। वो बताते हैं कि इसने शादी कर ली है और ये अच्छे से यहाँ रह रही है। राम स्नेही जी को थोड़ा सा सब्र होता है कि ठीक है बेटी रह रही है। अब जो समरजीत है उसके पास कोई नौकरी नहीं होती। अब वो धर्मेंद्र और अरविंद जो कमाते थे उन्हीं की कमाई पर वो दोनों गुजारा करते हैं, लेकिन वो अपने भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो नौकरी ढूंढता है और एक दिन उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। वो एक कमरा ले लेते हैं, वहाँ पर पति पत्नी अच्छे से रहने लगते हैं। अब वो अपनी पत्नी की हर जरूरत पूरी करने के लिए नौकरी ईमानदारी से करता है, लेकिन उसकी ड्यूटी ज़्यादातर रात में लगती थी। रात को 8 बजे जाता था और सुबह 8 बजे घर वापस आता था। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच जो दीपा होती है उसका किसी पड़ोसी के साथ प्रेम संबंध हो जाता है और वो उससे मिलने लगती है। अक्सर जब रात में समरजीत रहा नहीं करते थे तो वो उससे मिलने के लिए लगभग रात के 10 बजे बुला लिया करती थी और रात में ही दोनों मिलते थे और रात को ही वो 11 से 12 बजे चला जाया करता था। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। समरजीत को काफी लोगों ने कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन समरजीत अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उस पर अंधा विश्वास करता था कि जो लड़की मेरे लिए घर समाज सब छोड़कर आ गई वो मुझे धोखा कभी नहीं दे सकती। वो आंख मूंद कर विश्वास करता था और किसी की बात नहीं सुनता था। ऐसे ही सब चल रहा था। एक दिन अचानक से जो समरजीत है वो ड्यूटी पर निकल जाता है रोजाना की तरह 8 बजे और जो 10 बजे के तकरीबन दीपा अपने प्रेमी को अपने पास बुला लेती है। वो बुला करके उसके साथ कमरे में ही थी और वो उसके साथ कमरे के अंदर होती है। तभी इसी बीच जो समरजीत होते हैं उसकी रात को अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि मैं यहाँ रहूँगा तो आराम नहीं कर पाऊँगा, मैं घर चला जाता हूँ। अब घर जाने के लिए अब कोई साधन नहीं था। वो अपने एक दोस्त को बोलता है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ा। उसका दोस्त आता है मोटरसाइकिल पर, उसे घर छोड़ देता है। अब तकरीबन 10:30 ही बजे थे। पत्नी अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी। अचानक से जब समरजीत दरवाजा खटखटाता है तो पत्नी चौंक जाती है और घबरा जाती है कि इतनी रात को भला कौन आया। वो जैसे तैसे करके प्रेमी को बेड के नीचे छुपा देती है, अपने कपड़े जल्दी जल्दी सही करती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा जैसे ही खोलती है देखकर समरजीत को घबरा जाती है। घबराने के बाद वो कहती है तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? तो वो कहता है कि आज तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं घर जल्दी वापस आ गया, थोड़ी देर आराम करूंगा। इतना कहकर उसकी तबीयत सही नहीं थी, वो बेड पर जाता है और बेड पर बैठ जाता है। वो जैसे ही बेड पर बैठता है जो प्रेमी होता है वो डर कर घबराता है और निकल कर बेड के नीचे से भागता है। वो जैसे ही भागता है समरजीत चौंक जाता है क्योंकि वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाया था, लेकिन ये समझ गया था कि वो व्यक्ति इतनी रात को उसकी पत्नी के कमरे में आखिर कर क्या रहा था। वो पूछता है कि ये कौन था और क्या कर रहा था। तो दीपा कहती कहीं चोर तो नहीं था और वो संदूक को खगालने लगती है, कहीं मेरा कोई कीमती सामान तो चुरा कर नहीं ले गया। अब जो समरजीत होता है वो कहता है बनो नहीं,
मुझे पता है कि वो कौन सा कीमती सामान चुराने आया था और उसे तुमने खुशी खुशी सौंप दिया। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये पहली और आखिरी वार्निंग है, ऐसा नहीं करो कि समाज में हमारी बदनामी हो। अब दीपा थोड़ी सी राहत की सांस लेती है, लेकिन अब तबीयत समरजीत की खराब थी, लेकिन उसके दिमाग में खौफ आ जाता है। वो सोचता है कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया और जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, वो उसे इस तरह धोखा दे रही है, वो समझ नहीं पाता। दूसरे दिन नौकरी पे जाता है तो भी उसका मन नहीं लगता। आखिर वो अपने भाई धर्मेंद्र, अरविंद और मामा नरेंद्र से ये सारी बातचीत करता है। वो कहते हैं कि कब तक ऐसी लड़की पर नजर रखोगे? ऐसी लड़की कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। जो अपने पापा की नहीं हुई, तुम्हारे साथ भाग आई और अब तुम्हारे साथ भी नहीं टिक रही, तो इस पर नजर हम कब तक रखेंगे? इसका रास्ता यही है कि उसे रास्ते से हटा दो। अब वो सोचते हैं कि अगर ये कत्ल हमने दिल्ली में किया तो कैसे भी नहीं बच पाएंगे, दिल्ली की पुलिस तुम्हें जरूर पकड़ लेगी। तो क्या किया जाए? उसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि इसे गांव ले जाया जाएगा। लेकिन दीपा सुल्तानपुर जाने के लिए कभी तैयार नहीं होती। इसीलिए जो समरजीत होता है वो एक प्लान बनाता है। तो वो कहता है कि मेरे एक मामा हैं, वो नगईपुर में रहते हैं, तुम ऐसा करो, उनके पास बहुत जमीन जायदाद है लेकिन उनके कोई औलाद नहीं है, वो मुझे गोद लेना चाहते हैं, अपन वहाँ चलते हैं। दिल्ली में रहकर अपना खर्चा वैसे भी नहीं चल रहा, अपन वहाँ रहेंगे तो अच्छे से सब कुछ चल जाएगा। दीपा सोचती है कि सही है, सारी जायदाद समरजीत को मिल जाएगी, उनके कोई औलाद नहीं है। वो तैयार हो जाती है। अब 23 दिसंबर 2013 को ये लोग सुल्तानपुर के लिए निकल जाते हैं, जिसमें अरविंद, धर्मेंद्र साथ में होते हैं और ये चल देते हैं। अब जो सुल्तानपुर होता है, उससे नगई, सुल्तानपुर स्टेशन पर वो उतरते हैं, लेकिन सुल्तानपुर स्टेशन से नगईपुर थोड़ा दूर होता है। अब नगईपुर के लिए वो उसे लेकर जा रहे होते हैं। नगईपुर के थोड़ा सा दूर में ही नरेंद्र का बाग पड़ता था आम का, वो उसे वहाँ लेकर जाते हैं। और जो नरेंद्र होता है वो पहले से वहाँ एक गड्ढा खोदकर मौजूद होता है। वो दीपा का गला दबाते हैं और उसे मार देते हैं और वहीं पर उसे गड्ढे में दबा देते हैं। लेकिन जो जल्दीबाजी में गड्ढा खोदा गया था वो 2-3 फुट खोदा गया था, इसलिए जो नरेंद्र होता है वो सोचता है कि कोई जंगली जानवर आएगा और इसमें से लाश को निकाल लेगा और हम जल्दी पकड़े जाएंगे। 2 दिन बाद वो वहीं जाता है और एक बड़ा गहरा सा गड्ढा खोदता है, उसके अंदर उसी के सोल में उसे लपेटता है, गठड़ी बांधता है और दीपा की लाश को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर एक आम का पेड़ लगा देता है। और फिर वो तीनों लोग गांव में बन ठन कर ऐसे घूमने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब समरजीत के साथ दीपा नहीं दिखाई देती तो राम स्नेही जी को शक होता है और राम स्नेही जी सारी जांच पड़ताल करते हैं। और वो जब इस बात का खुलासा होता है तो सब चौंक जाते हैं कि जो लड़का इतना प्यार करता था दीपा से, उसी दीपा को उसने इस तरह से मौत के घाट उतार दिया। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि कभी घर वालों की पाबंदियों को भी हमें मान लेना चाहिए। तो शायद अगर दीपा ने माना होता तो वो आज जिंदा होती। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।